हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज जो हम लोगों का बीपीएससी करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, तो बीपीएससी में बिहार करंट को हम लोग देख रहे हैं। जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, यूट्यूब चैनल आप लोग खूब करेंगे, कोई मैगजीन खूब करेंगे, मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास रखिए। जो भी बिहार करंट अफेयर्स है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप 100% स्ट्राइक रेट के साथ सही कर लेंगे, जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। अब देखिए, अपने यूपीएससी वगैरह के जर्नी के हिसाब से मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, डिफरेंट स्टेजेस तक पहुँचने के, कि रिवीजन की है। अब ये भी पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए, और खाली कचड़ा चीज़ पढ़ लीजिए। फलाना आदमी जाके यहाँ पे एक वेस्ट पावर प्लांट का उद्घाटन कर दिए, कौन आदमी किया है, उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप अच्छा क्वेश्चंस करिए, जो हम लोग दे रहे हैं उस पर थोड़ा विश्वास रखिए। क्वेश्चन को बहुत ऑनेस्टली अटेम्प्ट लीजिएगा। क्वेश्चन में अगर कोई भी आदमी 10 या 10 प्लस क्वेश्चन सही कर देता है, लिख कर रख लो कि बीपीएससी में सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आप बहुत स्कोर कर देंगे, बाकी स्टैटिक वाले सेगमेंट में भी स्कोर करिएगा। अभी 20 दिन 25 दिन है, जान लगा कर पढ़िए। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपका कितना नंबर आया, 10 प्लस आया कि नहीं आया। देखिए, ये क्वेश्चन सीधा आपको एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, याद रखिए, इसको इन्फिनिटी तक मार्क करिए। छपा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार इज नॉट द पार्ट ऑफ द रामायण सर्किट स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला बात ये हमें पता हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रामायण सर्किट स्टार्ट किया है। किस स्कीम के तहत रामायण सर्किट है? आंसर इज स्वदेश दर्शन स्कीम। जब मोदी जी 2014-15 में आते हैं तो डिफरेंट स्कीम लॉन्च करते हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो टूरिज्म है, कल्चर है, संस्कृति विभाग है। मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं अभी इसके कैबिनेट मंत्री। उस स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 15 जगह को पूरे देश में चुना गया जो भगवान राम से एसोसिएटेड है। उस 15 जगह में बिहार के 3 जिला को चुना गया है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में माता सीता का जन्म सीतामढ़ी में होता है। बिहार में 3 जिला कौन कौन हैं? करेक्ट आंसर इज सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। गया नहीं है, द करेक्ट आंसर इज गया। इतना पे हम लोग नहीं रुकेंगे। देखिए, सीतामढ़ी में एक जगह है, उसका नाम है पुनौरा धाम। इस जगह के चलते चुना गया है। और भी जगह हैं। अगर आप दरभंगा में देखेंगे तो दरभंगा में भगवान राम से एसोसिएटेड है गौतम कुंड, उसके चलते चुना गया है। बक्सर में देखेंगे तो जगह है नदवा, भभहर। ये सब वो जगह हैं जो रामायण से एसोसिएटेड हैं, भगवान राम या सीता से, लक्ष्मण से किसी न किसी तरह से एसोसिएटेड हैं। और भी जगह हैं, पर ये मुख्य जगह हैं। तो इन 3 जिलों को रामायण सर्किट में जगह मिला है बिहार से। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पर बीपीएससी पूछता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो जो खेल है, अगर क्रिकेट का खेल है तो आप हॉकी के नियम से नहीं खेलेंगे, आप यूपीएससी के नियम से नहीं खेलेंगे, स्टेट के नियम से खेलेंगे। देखिए, करेक्ट इसका आंसर खूब अभी न्यूज़ में रहा है। इसको याद करने का आपको उपाय बताते हैं। पॉलिटी वाले सेगमेंट में आपको हम आर्टिकल 263 पढ़ाए हैं। किससे डील करता है आर्टिकल 263? इंटर स्टेट काउंसिल से डील करता है। कौन इसको हिट करता है? प्राइम मिनिस्टर हिट करते हैं। 263 इसका करेक्ट आंसर है। अर्बन लोकल बॉडीज़ में इसलिए बहुत न्यूज़ में रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। अगर आप देखें तो अर्बन लोकल बॉडीज़ में 263 का ब्रेकअप देख लीजिए, बहुत लोग को विश्वास नहीं होगा। तो हमने इसको याद किया है 1989 से, ठीक है। कुछ लोगों का जन्म दिवस होगा 1989, कोई 1991 का होगा। तो अगर आप देखेंगे तो 19 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। कॉरपोरेशंस, पटना कॉरपोरेशंस, दिल्ली में क्या होता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। 89 क्या हैं? म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, ठीक है, नॉट कॉरपोरेशंस। देखो, सबसे बड़ा होता है कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन से छोटा काउंसिल्स, और काउंसिल से छोटा आपको शहर में जो सीतामढ़ी जो छोटा मोटा जगह में है वहाँ नगर पंचायत होता है। तो 19 9 9 18 उसमें से घटाएंगे तो कितना हो गया? 263 9 9 18 8 1 9, तो 155 कितना हो गया? नगर पंचायत है बिहार में। पर अभी आप इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे।
कि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपके जिला में मेयर होता होगा, महापौर होता होगा, डिप्टी मेयर होता होगा। अब पहले क्या था कि हम लोग वार्ड परिषद चुन के भेजते थे, 100 वार्ड परिषद चुन के गए, ये 100 वार्ड परिषद आपस में एक हेड चुनते थे जिसको हम लोग महापौर बोलते थे। पर दिक्कत क्या था कि ये जो 100 आदमी है ये महापौर खरीद लेता था इन लोग को, इन लोग का रेट लगता होगा, जो बिहार में रहते हैं उनको पता है 3 लाख रुपया ले रहा है, कोई 4 लाख रुपया ले रहा है, कोई स्कॉर्पियो मांग रहा है वोट मांगने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, कहा कि जो महापौर और उप महापौर जो होंगे इनको अब इस वार्ड परिषद से, जिला परिषद से कोई मतलब नहीं है, इनका अब डायरेक्ट इलेक्शन होगा। मतलब जिस तरह से एमएलए और एमपी में हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, तो महापौर और उप महापौर का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब ये वार्ड परिषद लोग बिक नहीं पाएंगे, जो चक्कर में रहते थे कि स्कॉर्पियो निकाल लेंगे और बोलेरो निकाल लेंगे। तो अब बिहार में इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ महापौर और मेयर और डिप्टी मेयर नहीं है, नाउ इट इज़ अ डायरेक्ट इलेक्शन एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया हो गया। ये मतलब हम आपको क्या बताएं, ये क्वेश्चन अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा। HRMN 99 हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ अ वेराइटी ऑफ, बहुत लोग मारेगा कतरनी राइस, उससे आगे बढ़ेगा तो मारेगा गोविंद भोग, अगर उससे भी ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो मारेगा जर्दालू आम। सब गलत है, करेक्ट आंसर इज एप्पल। देखिए HRMN 99 जो है ना, ये क्या है, एक किसान है, उनका नाम है हरिमन शर्मा। कहाँ के किसान हैं हरिमन शर्मा जी? हिमाचल प्रदेश के किसान हैं। इनको बहुत इंटरेस्ट है सीड्स वगैरह में, हमारे और आपकी तरह नॉर्मल किसान हैं, सीड्स वगैरह में बनाते हैं। एक ऐसा एप्पल का सीड बनाते हैं, मतलब बीज बनाते हैं जो आपको पता है कि एप्पल ठंडा प्रदेश में होता है, जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी मतलब उसका फल आता है। जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा तो बिहार में इसकी खेती हो सकती है एप्पल की। तो वो जो वेराइटी अपने नाम पर रखा गया है HRMN 99। फिर इससे हमारा क्या संबंध है? हमारा ये संबंध है बिहार टू ग्रो एप्पल इन द 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन ट्रायल बेसिस, जिसमें मेरा जिला औरंगाबाद भी है। अब कौन कौन जिला है? अब रटना मत स्टार्ट करो, सब गार्बेज वाला है, गधा की तरह मेहनत नहीं करना है। 7 जिला में ट्रायल बेसिस पर स्टार्ट हुआ है। कैन बी अ क्वेश्चन। HRMN 9 कौन सा वेराइटी है? HRMN 99। ठीक है, तो पूछ सकता है ना। अब देखिए कतर, ये हम लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप में एक डिस्कशन था, उसके बिहाफ पर हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। कतरनी राइस ऑफ द बिहार इज प्राइमरली कल्टिवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? वर्ड पर ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार में होता है कतरनी राइस? करेक्ट आंसर इज भागलपुर। पर अगर आप ध्यान दें तो यार ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस जिला में होगा और बगल वाला जिला में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हो रहा होगा तो बगल वाला जिला में भी होता ही होता है, ऐसा नहीं है। पर कह रहा है कि मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से भागलपुर। भागलपुर में भी कहाँ? साउथ भागलपुर। पर कतरनी राइस की खेती आप देखें तो बांका में भी होता है, जमीन एक है, कंजिक्यूटिव लगातार वाला जिला है, और सम पार्ट ऑफ मुंगेर में भी होता है कतरनी राइस, पर मुख्य रूप से भागलपुर का फेमस है। करेक्ट आंसर इज भागलपुर। ये मतलब हम क्या ही बताएं, सब तो इन्फिनाइट ही मरा रहा है, ये इन्फिनाइट टू द पावर इन्फिनाइट मार लो। समाज सुधार अभियान हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार? आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी समाज सुधार अभियान की तरफ चल रहे हैं। शराबबंदी एक बहुत ही शानदार कदम है। देखिए यू कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, पर यू नीड टू एग्री ऑन द फंडामेंटल रूल्स ऑफ हाउ टू डिसएग्री। हम और आपके यहाँ घर में कोई नहीं पीता है तो ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है, पर एक लेबर का बात समझिए कि एक लेबर 200 रुपया कमा रहा है, बच्चा को शिक्षा देने के बजाय धर के दारू पी के पैसा बर्बाद कर दे रहा है। ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स हैं कि दारू अभी भी बिक रहा है, पर अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि शादी ब्याह में कितना एक्सीडेंट होता था। मोटरसाइकिल पे दारू पी के लहरिया कट काट रहा है, जाकर सीधा ट्रक में मार दिया। तो कम से कम अब लहरिया कट तो आप नहीं काट सकते ना रोड पे, भले चोरी छुपे पी रहे हैं पर लहरिया कट नहीं काट सकते हैं, है ना। तो बिहार में समाज सुधार अभियान नीतीश जी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? मोतिहारी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कब स्टार्ट किए हैं?
22 दिसंबर 2021 को स्टार्ट किए हैं, दिसंबर का न्यूज़ है। कितना जिला से होकर गुजरेगा? 12 जिला से होगा। इसमें महिलाओं की भी बात करेंगे, साक्षर महिला, सक्षम महिला, ठीक है। और आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जी को बहुत ही इस पर मतलब बहुत वाहवाही हुई है। जीविका दीदी करके जो जीविका मिशन है, जो उसको 1.5 करोड़ का एक चेन बना दी है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो महिला सशक्तिकरण के लिए है जीविका दीदी, जिसको कहते हैं बिहार रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो बिहार रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट है, किसके साथ हुआ है? वर्ल्ड बैंक के मदद से किया गया है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? मोतिहारी से स्टार्ट किए हैं, 22 दिसंबर 2021 से स्टार्ट किए हैं। और कितना जिला से होकर जाना है? 12 जिला से होकर गुजरेगा। भूपेन हजारिका ब्रिज कनेक्ट्स असम टू, करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। इसी ब्रिज को आप क्या कहते हैं? ढोला सदिया ब्रिज। क्यों ये ब्रिज इंपॉर्टेंट है? अभी देश का सबसे बड़ा ब्रिज जो है वो है ढोला सदिया ब्रिज। कितना किलोमीटर लंबा है? 9.15 किलोमीटर लंबा है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। पर अच्छा, इसी ब्रिज को हम कहते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज। पर इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का एक और मेरा मकसद है, ये ब्रिज अभी है पर अब ये रहने वाला नहीं है पूरे देश का सबसे बड़ा ब्रिज। अपने देश का सबसे बड़ा ब्रिज कहाँ बनने वाला है? बिहार में। और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है और भारत सरकार का कैबिनेट 1293 करोड़ का मंजूरी मिला है। किस नदी पर बनेगा? कोसी नदी पर बनेगा देश का सबसे बड़ा ब्रिज। कितना किलोमीटर लंबा? 10.2 किलोमीटर लंबा। ये वही कोसी है जो अपना रूट बदलते रहती है, जिसको हम सौर ऑफ बिहार भी बोलते हैं। और याद रखिएगा कि इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य कब है? 2023 में। इसका डीपीआर वगैरह सब बन के तैयार हो गया है। अब इसको अलॉट कर दिया जाएगा कि कौन कंपनी बनाएगा, और उसके बाद अगर ये बनकर तैयार हो जाएगा तो देश का सबसे बड़ा ब्रिज हो जाएगा। एज ऑफ नाउ भूपेन हजारिका ब्रिज देश का सबसे बड़ा ब्रिज है। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया ताकि आपको दोनों चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ है? करेक्ट आंसर इज आरा। आरा किसका हेडक्वार्टर है? भोजपुर का। हमने बताया कि सैयद शाहनवाज हुसैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उद्योग मंत्री के रूप में। भाजपा इसीलिए इनको बनाकर उद्योग मंत्री बनाया है, एमएलसी बनाकर इनको उद्योग मंत्री बनाया, क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट आरा में बन रहा है। अब देखिए, बिहार में टोटल 4 इथेनॉल प्लांट बनने वाले हैं। सबसे पहला आरा, 2 इथेनॉल प्लांट गोपालगंज में बनेगा, 1 इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में बनेगा। इथेनॉल प्लांट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करने वाले हैं। आप बताइए, अभी इथेनॉल का कितना ब्लेंडिंग होता है पूरे देश में? 8.5% का ब्लेंडिंग है। टारगेट कितना है? E20 है। E20 का मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल होगा। E20 कब पहले हम लोग टारगेट रखे थे? 20-30, पर अब इसको एडवांस करके हम लोग कर दिए हैं 20-20। इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होगा? इथेनॉल ब्लेंडिंग आप करते हैं तो इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है, वही इंजन से काम चल जाता है, हल्का स्लाइट मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा तेल का आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट कम करते हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा देना पड़ता है। जब विदेशी मुद्रा देना पड़ता है तो एक बहुत बड़ा फोर्स होता है हम लोग के लिए, बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो उसको अफेक्ट करता है। तो क्यों नहीं कि जो एक्सेस खाद्यान्न हैं या फिर जो 3rd डिग्री बायोफ्यूल्स है उसके माध्यम से हम लोग इथेनॉल बना लें, और इथेनॉल बना लेंगे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उस पर एक सूदिंग इम्पैक्ट होगा। हु वाज और इज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी? देखिए, ये खूब न्यूज़ में रहा है। इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड आमने सामने आ गई थी। क्यों? किसकी नियुक्ति हुई है? आमिर सभानी की नियुक्ति किए हैं। चीफ सेक्रेटरी इसके पहले कौन थे? त्रिपुरारी शरण थे। त्रिपुरारी शरण का टर्म खत्म होता है, मुख्यमंत्री जी आमिर सभानी को बनाते हैं। बिहार के ही रहने वाले आईएएस ऑफिसर हैं और अपने टाइम में यूपीएससी के टॉपर हैं आमिर सभानी। आमिर सभानी साहब को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। अभी बिहार के डीजीपी कौन है? एसके सिंघल हैं, ठीक है। आमिर सभानी बनते हैं,
और मुस्लिम समुदाय के आते हैं, बहुत ही कैपेबल ऑप्शन है। तो चूंकि इसके बीच में बहुत न्यूज़ में रहा था तो हमने इसका क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। इसको मान लीजिए कि एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन आपको ये मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन मैथिली। आपको पता होना चाहिए कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 8th शेड्यूल है उसमें पहले 18 भाषा था, उसमें 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 4 भाषा को और जोड़ दिया गया। बिहार का जिसमें है बोडो, डोगरी, संथाली और बिहार का मैथिली। तो जब मैथिली 8th शेड्यूल में शामिल हो गया तो साहित्य एकेडमी अवार्ड टोटल 24 भाषा में मिलता है। 22 8वां शेड्यूल लैंग्वेज का, एक राजस्थानी में मिलता है और एक इंग्लिश में मिलता है। तो टोटल 24 भाषा हो जाता है। जो साहित्य एकेडमी अवार्ड मैथिली में मिला है तो जगदीश प्रसाद मंडल, पुराने वीडियो के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा इनको किस चीज़ के लिए मिलता है। इनका नोबल है पंगु, हम लोग को पता होना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। दूसरा है अमित मिश्रा को मिलता है साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए। इनकी रचना क्या है? अंशु बिन पसरी जायत। अंशु बिन, थोड़ा सा अगर हिंदी में स्पेलिंग होगा तो देख लीजिएगा, पसरी जायत, ठीक है, अंशु बिन पसरी जायत। अनमोल झा को मिलता है साहित्य एकेडमी, बाल साहित्य एकेडमी पुरस्कार मैथिली में। इनकी जो रचना है कविता है, इनकी कविता है। कौन सी कविता का पूछ सकता है? देखिए जो किताब पूछता है यही सब किताब पूछता है, नॉनसेंस किताब नहीं पूछता है। इनकी जो रचना है उसका नाम है लगीजो फुल आकाश। लागीजो फुल आकाश, ठीक है, ये इनकी रचना है। तीनों का रचना आपको कंठाग्र होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो कहा कि इनकरेक्टली मैच, भाई तीनों तो सही मैच्ड हैं, तीनों सही मैच्ड हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द 16th प्रवासी भारतीय दिवस। पहला बात होना चाहिए कि देश के सबसे बड़े प्रवासी कौन रहे हैं? 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं। 9 जनवरी को हम लोग उसी को कॉमेमोरेट करते हैं क्योंकि हम लोग के लिए सबसे बड़े प्रवासी गांधी जी थे और देश के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े हीरो रहे हैं। एक मेरा छोटा सा आपको सलाह है कि जब भी आप सिविल सर्विसेज बनना इंटरव्यू देने जाएंगे सिविल सर्विसेज का यूपीएससी में, जो लोग हम लोग दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि गांधी से, उनके आइडियोलॉजी से आप कितने भी असहमत हो जाएं पर गांधी जी को क्रिटिसाइज मत करिएगा। गांधी, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, गांधी, नेहरू, सावरकर, ये दे आर आवर हीरोज, ठीक है। तो यू मे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पर उस चीज़ को थोड़ा सा आप साइड लाइन करके रखिए। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जो संतोखी साहब हैं ये भोजपुरी में बोलते हैं का हाल बा, ठीक है। तो जब भोजपुरी में बोलते हैं तो इनकी जेनेसिस बिहार से है। आपको पता होना चाहिए कि फीजी उजी में जितने भी हैं वहाँ पे सारे बिहार के लोग गए हैं, लेबर के रूप में गए हैं वहाँ पर खेती करने के लिए, और अब वहाँ पे बहुत अच्छे कंडीशंस में हैं। जैसे आप बिहार के लोग को आप देखिए कि दिल्ली में आ गया है, सब अपना घर द्वार बना लिया है, 40% कब्जा कर लिया है दिल्ली को, है ना। तो उसी तरह से चंद्र प्रकाश संतोखी सूरीनाम के हैं। सूरीनाम किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। Who gifted the Hassan Rouhani to become the 8th president? The correct answer is इब्राहिम रैसी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, तो इसको फिर भी हमने क्वेश्चंस ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं इंडिया में? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका अब करेक्ट आंसर हो गया है 40। क्यों? आपको पता है कि अभी धोलावीरा को जो गुजरात में है उसको ऐड किया गया है, और ककतिया टेम्पल जिसको आप रमप्पा टेम्पल बोलते हैं उसको भी ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो पहले 38 था, अब 40 हो गया। बिहार से 2 हैं। कौन? एक है महाबोधि टेम्पल, कब शामिल किया गया? 2002 में। दूसरा 2016 में नालंदा महाविहार, रूइंस ऑफ नालंदा। एक साइट है जो मिक्स्ड कैटेगरी में है, वो है
कंचनजंगा नेशनल पार्क। इस 40 में मात्र एक ही है जो मिक्स्ड कैटेगरी में है, जो यूनिक होता है, पूछा जा सकता है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। अगर ऐसे आप क्लासिफिकेशन देखें तो 32 7 एक है कल्चरल 7 और एक है आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क के लिए। उसका 3 क्लासिफिकेशन होता है, कल्चरल होता है, लैंडस्केप वगैरह होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे एक वाला याद रखिएगा बस। ये करंट का ही क्वेश्चन है। विच कंट्री हैव द मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम जोन्स। हमको पता है कि मैक्सिमम लोग आप लोग रसिया मारिएगा, तो अगर इतना आसान होता तो इस क्वेश्चन को हम फ्रेम ही नहीं करते। सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स फ्रांस में हैं। रसिया के पास कितने टाइम जोन हैं? 11 टाइम जोन हैं। फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है। पर आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि यार फ्रांस तो छोटा सा है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? लार्जेस्ट कंट्री कौन है? लार्जेस्ट कंट्री रसिया है। तो फिर मैक्सिमम टाइम जोन फ्रांस का कैसे हो गया? देखिए, फ्रांस के बहुत सारे स्मॉलर आइलैंड्स हैं पोलिनेशिया में, जैसे कॉर्सिका, पॉलिनेशियंस में फ्रेंच गिनिया करके है। तो पॉलिनेशियन में इसके बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। जब बहुत सारे इसके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिस पर इसका कब्जा है, जैसे डेनमार्क का कब्जा किस पर है? ग्रीनलैंड पर है। तो उस तरह से कॉर्सिका वगैरह जो आइलैंड्स हैं, ये सब फ्रेंच के टेरिटरी हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइम जोन है, तो सबसे ज़्यादा फ्रांस के पास हैं। पर अगर इस क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कंजिक्यूटिव टाइम जोन किसके पास हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया बहुत बड़ा है। रसिया इतना बड़ा है कि अलास्का उसको बेचना पड़ गया था कौड़ी के भाव में अमेरिका को। आज जो रसिया छोटा छोटा ज़मीन के लिए लड़ता है, 1867 में कौड़ी के भाव में अमेरिका को बेच दिया अलास्का को, क्योंकि उसे संभल नहीं रहा था, इतना बड़ा उसका टेरिटरी है। तो कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। तो रसिया का लगातार अगर आप टाइम जोन देखें तो उसका आइलैंड वाइलैंड नहीं है, तो इसका तो अलग अलग आइलैंड है। यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पे एक आइलैंड है, यहाँ पे एक आइलैंड है, कुछ यहाँ पे आइलैंड है। इसका लगातार टाइम जोन 11 है। तो अगर पूछेगा कंजिक्यूटिव टाइम जोन तो रसिया टिक करिएगा, ओवरऑल पूछेगा तो फ्रांस टिक करिएगा। इसको इसलिए फ्रेम किया दोस्त क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी यूक्रेन वाला क्राइसिस चल रहा है, तो अगर अच्छा क्वेश्चन सेटर है तो हम लोग तो अपने बेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट थ्रू पाइपलाइन इज ट्रांसपोर्टेड टू नेपाल फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार? करेक्ट आंसर इज मोतिहारी, है ना। आपको पता होगा कि जब नेपाल के साथ हम लोगों की लड़ाई हुई थी तो हम लोगों ने चौक कर दिया था, तो मोतिहारी से पेट्रोल वगैरह जाता था, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया था। अभी आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के राष्ट्रपति आए हैं भारत, जब प्रधानमंत्री आए हैं भारत, जब भारत आए हैं तो इसको स्ट्रेंथन करने की बात है। हमारा बेटी और रोटी का संबंध है, मधेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग का बहुत मतलब पारिवारिक संबंध है। आप देखिए कि शादी होता है ईस्ट चंपारण में, मोतिहारी का बहुत लोग का शादी होता है, वेस्ट चंपारण के बहुत लोग का नेपाल में शादी होता है, तो बेटी रोटी का संबंध है। तो मोतिहारी से पाइपलाइन जाता है। हम आपको बताते चले कि भारत एक संस्था बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में। और इस सोलर अलायंस में अभी कितने मेंबर्स हैं? 105। अभी रिसेंट मेंबर कौन है? नेपाल। अभी भारत आए हैं तो साइन करके गए हैं इस पर सिग्नेटरी हैं 105, पर कितने लोग रेटिफाई किए हैं? रेटिफाई किए हैं 86 लोग। देखिए, रेटिफाई और सिग्नेचर में क्या होता है कि रेटिफाई मतलब बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। सिग्नेटरी मतलब क्या होता है कि हाँ हम साइन कर दिए हैं, हम आपके मेंबर हैं, पर बाध्यकारी नहीं है। जब रेटिफाई आप कर देते हैं तो जो भी शर्तें होंगी वो बाध्यकारी हो जाएंगी। 86 लोग पर बाध्यकारी है, नेपाल वगैरह पे बाध्यकारी नहीं है। अगर आप 101वां सदस्य देखें ISI का तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहाँ पे साइन करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनने के लिए? COP 26 ग्लासगो में। COP 27 कहाँ होना है? इजिप्ट में। पुराना वीडियो में बताए हैं। COP 28 कहाँ होना है? UAE में होना है। कौन कराता है? UNFCCC। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। UNFCCC कराता है। ये किसका आउटकम है? रियो अर्थ समिट 1992 का आउटकम है। एग्जिस्टेंस में कब आता है? 1994 में आता है। एग्जैक्ट डेट 21 मार्च है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन जर्मनी में है। पहले इसका हेडक्वार्टर बोन में है, पहले कहाँ था? जिनेवा था। ये सब बताया हुआ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मंकी पार्क इन बिहार इज बीइंग डेवलप्ड एट। द करेक्ट आंसर इज अररिया। याद रखिए, ये जो अररिया में एक जगह है रानीगंज।
रानीगंज में एक नेशनल पार्क बन रहा है, रानीगंज पार्क। उसका नाम बदल के कर दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु पार्क। यही फणीश्वर नाथ रेणु पार्क में मंकी पार्क मतलब क्या है, यहाँ पे अभी जो इसके मिनिस्टर है, टूरिज्म मिनिस्टर नीरज कुमार सिंह, वो गए थे, तो वही इसको ऐलान करते हैं। ये कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कहाँ के रहने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु? फणीश्वर नाथ रेणु अररिया के रहने वाले हैं। एक हैं बिहार के बहुत बड़े रचनाकार हैं, उनका नाम राम वृक्ष बेनीपुरी। मॉडर्न हिस्ट्री वाले में आपको बताए हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी बेनीपुरी गांव के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर जिला में। फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही कालजयी रचना है मैला आंचल। और ये जो मैला आंचल है, आज के डेट में इसका जापानीज़ भाषा में ट्रांसलेशन हो रहा है। इतना फेमस है कि बस देखिए, जो भी बुक बहुत फेमस हो जाती है, जैसे अगर कोई सिनेमा है 3 इडियट्स, अगर कोई साउथ इंडिया के दोस्त हैं, अगर वो हम लोग को हिंदी नहीं समझते हैं तो क्या होता है, डब कराते हैं। तो मैला आंचल इतना फेमस हुआ कि पूरे विश्व के लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। अभी जापानीज़ भाषा में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, और जापानीज़ भाषा में इस मैला आंचल का नाम है दोरोना सूसो। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, आपको बता दिए। फणीश्वर, अच्छा, तो मंकी पार्क में क्या है कि बंदर को, जितने बंदर हैं सबको पकड़ पकड़ के यहाँ पे डाल दो, और बंदर एक स्कैवेंजर्स के रूप में भी काम करते हैं। तो ये बंदरों के लिए पार्क बन रहा है अररिया जिला में। गोविंद भोग राइस इज प्राइमरली कल्टिवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार अपार्ट फ्रॉम कैमूर? कैमूर के अलावा देखिए, गोविंद भोग राइस क्यों न्यूज़ में रहा है? हम लोग कम से कम 50 ट्रक गोविंद भोग राइस, नाम ही है गोविंद, मतलब भगवान का भोग है। इसको कहाँ भेजे हैं? जो अयोध्या में राम टेम्पल बन रहा है, तो वहाँ पर जब उसकी पूजा होनी थी, जब उसका जो भी होता है भूमि पूजन, तो उसमें हम लोग 50 ट्रक भर के गोविंद भोग राइस भेजे थे, क्योंकि इसको बहुत ही लोग भगवान का प्रसाद मानते हैं। गोविंद भोग राइस का ये है कि ये हिली एरिया से जो पानी आती है उसी में इसका खेती होता है। हिली एरिया से जो पानी आएगा, तो ये हिल्स है, तो बिहार में हिल्स एक कहाँ पर है? विंध्य की पहाड़ी है। किस जिला में है? मुख्य रूप से कैमूर, पर साथ साथ रोहतास में भी एक्सटेंड करता है। तो जब पहाड़ से पानी आता है तो बहुत सारे मिनरल्स को लेकर आता है, और वो मिनरल्स के संयोग से यहाँ पर फसल, पैडी की फसल तैयार होती है, जिसको गोविंद भोग राइस बोलते हैं। देखिए, हम लोग औरंगाबाद अगर आप देखेंगे तो पहले कैमूर है, फिर रोहतास है, फिर औरंगाबाद है। ऐसा है कि हमारे गांव में भी गोविंद भोग की खेती होती है, कम होता है, पर गोविंद भोग राइस का खूबसूरती ये है कि इसमें सुगंध बहुत ज़्यादा होता है। बासमती इसके सामने फेल है, बहुत ज़्यादा सुगंध होता है। दाना छोटा छोटा होगा, टुकड़ा होगा, पर इतना सुगंधित रहेगा कि मतलब मत कहिए, खाने में मज़ा आ जाएगा। मुख्य रूप से कैमूर पर सटा हुआ है रोहतास, रोहतास में भी खूब होता है। बिहार का राइस का कटोरा कौन है? राइस बाउल ऑफ बिहार रोहतास, पर कुछ पार्ट ऑफ औरंगाबाद में भी होता है। पर अगर पूछेगा कि प्राइमरली किस में होता है, तो कैमूर, ठीक है, पर साथ में रोहतास और सम पार्ट ऑफ औरंगाबाद में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जिस तरह से आपको कतरनी राइस का हम बताए कि मुख्य रूप से भागलपुर, पर साथ में बांका में भी होता है, और कुछ पार्ट ऑफ मुंगेर में होता है। इस क्वेश्चन को स्टार मार लो दोस्त, और ये क्वेश्चन छपा हुआ नहीं मिलेगा तो हमको गाली देना तुम। वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस विल हैव इट्स मैक्सिमम एक्सटेंशन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार? देखिए, अगर आपको पता है बिहार के रहने वाले हैं, और अगर आप साउथ बिहार के रहने वाले हैं, तो हम लोग को कलकत्ता जाने में 12 घंटा लग जाता है रूट से। पर अगर ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो हम लोग 6 घंटा में उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाएंगे। जब उस डिस्टेंस को ट्रेवल बेसिकली कार्गो के लिए है, सामान जल्दी ट्रेवल करेगा, तो मतलब लॉजिस्टिक ईज के लिए ये बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे को। बेसिकली टोटल 15 जिला से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। किन किन राज्य से होकर गुजरेगा? वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। वेस्ट बंगाल में 5 जिला से, बिहार और झारखंड हम लोग आपस में रहते हैं, गरीबी में हम लोग कंपटीशन करते हैं कि कौन ज़्यादा गरीब है। जैसे बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 1 नंबर पर, जो नीति आयोग दिया है। झारखंड बोला कि हम आपसे पीछे नहीं रहेंगे, हम 2 नंबर पर रहेंगे, तो एकदम कंपटीशन करता अपना भाई है। उत्तर प्रदेश में 2, तो जोड़ लीजिए 5 और 9 4 13 2 15 जिला हो गया। बिहार में 4 जिला से होकर गुजरना है। अगर बिहार में टोटल डिस्टेंस पूछ ले कि कितना है, ये सब चीज़ याद करो। 159 किलोमीटर बिहार में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल करेगा?
कैमूर में 52 किलोमीटर कैमूर से होकर गुजरेगा। सब लगातार यार, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, साउथ बिहार वाला, ये लगातार 4 जिला है जो बनारस से होकर निकलेगा। तो बनारस वाला वही लाइन ही है और कोई दूसरा लाइन ही नहीं है, तो यही 4 जिला से होकर गुजरेगा। जबरदस्त क्वेश्चन। ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड, अब हम स्टार नहीं मारेंगे, नहीं तो आप लोग बोलेंगे हर क्वेश्चन में तो आप स्टार ही मार रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड जो है इज रिलेटेड टू व्हाट? अगर देखिए स्नो लियोपार्ड क्या हुआ, स्नो लियोपार्ड को आप देखें तो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर रहता है, ठीक है। जब हमारा चाइना के साथ हम लोगों का गलवान घाटी में लड़ाई होने लगा तो हम लोग क्या किए, चाइना जब हम लोग के साथ निगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आ रहा था, वो निगोशिएटिंग टेबल पे तब आया जब हम चोटियों को ऑक्युपाई कर लिए। युद्ध में कहा जाता है कि द पर्सन हु ऑक्युपाइज द हाइट विंस द वार। कारगिल युद्ध में जो एक तुच्चा सा देश है, एकदम बैंक्रप्सी के कगार पर है पाकिस्तान, उससे हम लोगों को 1 महीना लग गया था युद्ध में, जबकि हम लोग उसको 3 दिन में ख़त्म कर देते। प्रॉब्लम ये था कि वो कारगिल में चोटियों को ऑक्युपाई कर लिया था। जब आप चोटी को ऑक्युपाई करते हैं तो हमारे सैनिकों को चढ़ने में दिक्कत होती है, ऊपर से वो बमबारी करना स्टार्ट करता है। हम लोग यही गेम खेले गलवान वैली में। गलवान वैली में जब हम चोटी को ऑक्युपाई कर लिए तो अब चाइना को लगा कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे। दिस चोटीज आर कॉल्ड एज द स्ट्रैटेजिक पॉइंट, ठीक है। हम लोग स्ट्रैटेजिक पॉइंट को ऑक्युपाई कर लिए, तो वो जिस स्ट्रैटेजिक पॉइंट को ऑक्युपाई करने का, जो हाइट को ऑक्युपाई करने का जो स्ट्रैटेजी था, वही था स्नो ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड। तो प्रोटेक्टिंग द स्नो लियोपार्ड बॉर्डर डिस्प्यूट विद द चाइना, यस। इसके तहत हम लोग हाइट को ऑक्युपाई कर लिए। जब हम लोग हाइट को ऑक्युपाई कर लिए तो चाइना निगोशिएटिंग टेबल पर आया। ये क्यों क्वेश्चन फ्रेम किया गया, इसमें एक हम लोग के शहीद हुए, ये न्यूज़ में था, कर्नल संतोष बाबू। आपको पता होगा कि बहुत ही बहादुरी के साथ कर्नल संतोष बाबू लड़ते हैं। किस रेजिमेंट के थे? बिहार रेजिमेंट के थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है हम लोग के लिए। इनको कौन सा चक्र मिला है? द सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड मिला है। पहले है परम महावीर चक्र, इनको सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड मिलता है महावीर चक्र। अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हैं कर्नल संतोष बाबू और गलवान घाटी में शहीद होते हैं। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ITI ऑफ द बिहार, ITI क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर नाउ एफिलिएटेड टू। देखो बिहार में कितने टोटल ITI हैं? 149 ITI हैं। पर ITI की इतनी गंदी स्थिति थी कि क्या बच्चा उसमें जाके वेल्डिंग सीखेगा और प्लम्बरिंग का काम सीखेगा, या वेल्डिंग फिटिंग। वेल्डर का ये नहीं मतलब होता है कि जो रोड पे वेल्डिंग मारता है। अगर आप पावर प्लांट में जाएंगे तो आपका एक वेल्डर जो होता है, जो आर्गन वेल्डिंग मारता है, उसको 60-60 हज़ार रुपया महीना मिलता है। हम पावर प्लांट में काम किए हैं, वहाँ से आपको बता रहे हैं कि एक वेल्डर को हमने 1 लाख रुपया भी देखा है जिसको महीना मिलता है। वो वेल्डिंग मार दिया तो मार दिया है ना, तो आर्गन वेल्डर वो सब होता है। तो वो ITI से सब ट्रेनिंग करके आता है। तो अब क्या है कि हम लोग उसको नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ उसको एफिलिएट कर दिए हैं। जितने भी ITI हैं 149 ITI हैं। अब इसके लिए बिहार का जो है कितना हम लोग एलोकेट किया गया है? बिहार 4606, बहुत ही अच्छा मूव है बिहार सरकार का। 4606 करोड़ रुपया खर्च करेगी और टाटा इसको रिनोवेट करेगा। टाटा कोर्स को डिसाइड करेगा, टाटा इनको ट्रेनिंग देगा। टाटा है तो बेस्ट ही देगा। इतना करोड़ रुपया दिया गया है इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। कौन मंत्रालय करता है? देखिए ITI आप देखेंगे तो आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक नोडल मिनिस्ट्री के रूप में दे देगा और आप गलत कर देंगे। जो मिनिस्ट्री है वो है लेबर मिनिस्ट्री, इसको डील करता है श्रम मंत्रालय। लेबर मिनिस्टर अभी कौन है? मिनिस्ट्री तो जीवेश कुमार सिंह हैं। यहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है। बिहार अप्रूव्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ 149 ITIs इन कोलैबोरेशन विद टाटा। अगर पूछे तो टाटा के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है। ये अलग गर्दा लेवल का क्वेश्चन है, आग क्वेश्चन है, आग। मतलब समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियस है इस पूरे टेस्ट पेपर का। अ रिवराइन पोर्ट इज प्लान टू बी डेवलप्ड इन बिहार, इट विल बी मेड ऑन विच रिवर? विश्वास मानिए कि 90% लोग गंगा हिट करेंगे, और अगर गंगा होता तो इस चीज़ को हम सेट नहीं करते। देखिए अभी हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडवाडिया, जो गुजरात वाले हैं। इसके पहले वो कौन से मंत्री थे? पोर्ट मंत्री थे। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? सारण के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है?
राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाते हैं। होता क्या है कि बिहार सरकार पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा में, उसको बोलती है कि हम लोग तो लैंडलॉक्ड हैं, हमारे पास पोर्ट नहीं है, तो बोलती है कि पारादीप पोर्ट पर एक जगह दे दीजिए, बिहार उसको डेवलप करेगा और बिहार का वो पोर्ट कहलाएगा। इस चीज़ को लेकर राजीव प्रताप रूढ़ी पोर्ट मिनिस्टर से पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछते हैं और पोर्ट मिनिस्टर इसकी सहमति देते हैं कि हम एक इनलैंड पोर्ट बनाएंगे सारण जिला में। सारण में हम लोग इनलैंड पोर्ट बनाने वाले हैं और सारण किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। ठीक है, तो गंडक नदी पर पोर्ट बनने वाला है विच विल बी एन इनलैंड पोर्ट। कैन बी अ क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा यार। नॉनसेंस क्वेश्चन, गार्बेज क्वेश्चन करके अपना दिमाग भारी मत करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। जो पुराना वाला वीडियो देखें वो सही कर देंगे। हमने आपको एक मॉडल की बात की थी, सुखेत मॉडल, कहाँ पे हुआ था? मधुबनी में। ये बताते वक्त हमने आपको बताया कि इसको कौन स्पीयर हिट कर रहा है, कौन इसको टेक्निकल एक्सपर्टीज दे रहा है। हमने बताया कि राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे रहा है। कहाँ पर है? समस्तीपुर में है। तो गलत हो गया, औरंगाबाद में है ही नहीं। सेकेंड एम्स इन बिहार गया? बिल्कुल नहीं। गया में क्या खुला है? साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में है। सेकेंड एम्स कहाँ खुला है? दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ही प्रांगण में सेकेंड एम्स खुल रहा है। पहला एम्स पटना में है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी? गलत। ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन बनाए गए थे? जो कवि हैं कुमार विश्वास, जो लंबा लंबा बात करते हैं, इनके भाई बनाए गए थे। और इनका भाई जो है, पाया गया कि इनकी डिग्री फर्जी है। इनके भाई के जो है, इन पर सेक्सुअल हरासमेंट का कुछ केस है। ठीक है, और अपने भाई को बनवाया या जिस तरह से भी बनाया गया। तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईस्ट चंपारण मोतिहारी में है। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा है। इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस था। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो भगवान जाने। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय? गलत स्टेटमेंट है, आरा में है। चलिए, बिहार म्यूजियम इज सिचुएटेड इन, ये नीतीश कुमार जी का पेट प्रोजेक्ट था 2015 में, पटना में सिचुएटेड है। इसके भी डायरेक्टर जनरल कौन है? अंजनी कुमार सिंह, अभी नियुक्त हुए हैं अंजनी कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट नहीं है यार, पटना में ये पता होता, जो बिहार के लोग हैं उनको तो पता ही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मंगल पांडे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने बिहार विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में इस चीज़ को, डेटा को पुट किया था ऑन रिकॉर्ड। 3 लाख लोग बेनिफिशियरी हैं। आयुष्मान भारत स्कीम क्या है? इसको हम लोग लोकली आयुष्मान भारत स्कीम बोलते हैं, पर ये क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, PMJAY है। कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। अगर हमको सही से याद है, इसको आप क्रॉस चेक एक बार कर लीजिएगा, शायद रांची से लॉन्च किया गया था, कंफर्म हम नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आयुष्मान भारत स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करता है नेशनल लेवल पर? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। इसके अभी CEO कौन बनाए गए हैं? बिहार के ही हैं, डॉक्टर राम सेवक शर्मा, IIT ग्रेजुएट हैं, IIT कानपुर के हैं, अगर हमें ध्यान है तो। डॉक्टर RS शर्मा, राम सेवक शर्मा इसके CEO बनाए गए हैं और यही इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 10 करोड़ परिवार, विश्व का सबसे बड़ा इंश्योरेंस स्कीम है। 10 करोड़ परिवार में एक परिवार में 5 सदस्य मान लिया जाता है, तो 50 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस स्कीम मिलेगा, जिसमें ये सेकेंडरी और टर्शियरी इलाज करा सकते हैं। देश के किसी भी अस्पताल में भारत सरकार पैसा देगा। मोदी जी को वापस आने का एक कारण ये भी बताया जाता है, कुछ लोगों का जो उनका विरोधी है वो तो बोलता है कि हिंदू मुस्लिम करके जीत गए, पर एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोलता है कि प्रधानमंत्री जी का ये जो है, हम लोग को देखिए तटस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए किसी के असेसमेंट करने में। तो इसमें सच्चाई ये है कि पहले अगर आप गाँव में देखें तो गरीब को अगर कैंसर हो जाता, एड्स हो जाता, उसको मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। सूदखोरी के अलावा, मतलब किसी से पैसा मांगता उसको सूद पर मिलता था, मरने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था दोस्त। पर अब आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उसको इलाज तो मिल ही जाता है। तो उनके जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री को दोबारा जीतने के पीछे ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है इस तरह की स्कीम का लाना। बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी हैज़ बीन ओपनड एट, करेक्ट आंसर इज पटना। नीतीश कुमार जी का देन है, 2017 में खोला गया है पटना में। इसलिए न्यूज़ में है कि बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी राजगीर में क्या है,
जू सफारी है। यहाँ पर बिहार का पहला पशु व्याख्यान होगा। यहाँ पर पशु व्याख्यान मतलब जू सफारी लोग करने जाएंगे विजिटर्स, तो एनिमल के बारे में बताया जाएगा। तो बिहार का पहला पशु व्याख्यान, हमको हिंदी में नहीं लिखने आ रहा है इसलिए हम इसको मतलब डंडी मार लिए, ठीक है। तो पशु व्याख्यान जो है ना, पशु व्याख्यान राजगीर में होगा। जू सफारी के लिए लोग आएंगे तो पशुओं के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्या क्या है, ये सब बताया जाएगा। तो पशु व्याख्यान राजगीर में होगा। कौन उसको मेंटरिंग दे रहा है? बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना दे रहा है, ठीक है। 2017 में खोला गया है। लास्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन देवी शक्ति इज एसोसिएटेड विद, आपको ध्यान हो कि जब तालिबान टेक ओवर करना स्टार्ट करता है तो हमारे भारतीय मूल के लोग कुछ फंसे होते हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च होता है। हाल में ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया है। कहाँ? यूक्रेन से लोगों को लाने के लिए। अभी आरपीएफ, पिछली बार आरपीएफ के स्कीम्स के बारे में पूछा था, तो आरपीएफ एक लाया है आहट और दूसरा लाया है नन्हे फरिश्ते। ये क्या है? आहट वगैरह और नन्हे फरिश्ते क्या है ना कि औरतों और बच्चों का जो ट्रैफिकिंग होता है प्रोस्टिट्यूशन की तरफ, उसको रोकने के लिए आरपीएफ का ऑपरेशन है आहट और नन्हे फरिश्ते। ये है अफ़गानिस्तान। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने नंबर आए। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट, ठीक है। और ईमानदारी से अगर आप 10 या 10 से ऊपर सही कर दे रहे हैं, पूरा श्योर शॉट सिलेक्शन है। कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिएगा, हिम्मत नहीं हारना है। छोटी मोटी पहाड़ी का चढ़ाई है यार, ये सब बराबर पहाड़ी का चढ़ाई है। माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई थोड़ी है, छोटा एग्जाम है, इतना मत बहुत। और जो आप पढ़ें उसको रिवाइज करिए, नया चीज़ मत पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।